80% तजारत दुनिया की वो सी पे होती है। तकरीबन आउट ऑफ 193 जो टोटल यूएन के कंट्रीज़ हैं, उनमें से 44 ऐसे हैं जिनको के समंदर नहीं लगता। बिल्कुल लैंडलॉक्ड। तो अब हमारे शिप्स वहाँ जाके ऑपरेट करते हैं और हमारी जो समुद्री तजारत है, जो तकरीबन 80 से 85 बिलियन डॉलर के करीब है। पिछले दिनों एक इंडियन बोट थी जो हमारे इलाके में इसी तरीके से उसका क्रू जो था उसने एसओएस कॉल दी और हमने जाके वहाँ पे उनको रेस्क्यू किया और बाइज्जत उनको वापस पहुँचाया। जो अंडर वाटर केबल्स हैं, ये एक आजकल बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है नेशंस का, इसलिए कि जो हैवी डाटा फ्लो है वो 99% इन केबल्स के थ्रू होता है। तो सी के ऊपर जितने भी जराइम हो रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर के हवाले से, या स्मगलिंग का इशू चल रहा है, या कोई ग्रे शिपिंग चल रही है, तो वो सब के सब आइडेंटिफाई हो जाते हैं और वो इस सिस्टम में नज़र आ रहे होते हैं कि ये यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, इन्फ्लेक्शन पॉइंट सीरीज़ के एक नई एपिसोड के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं और आज की इस एपिसोड में हमारे साथ वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच हाउ जी। आर यू अस्सलाम सर? वालेकुम। परफेक्टली फाइन। सर, आज आपके पास हम हाजिर हुए हैं ताकि मैरीटाइम अफेयर्स के हवाले से भी कुछ जान सकें, स्पेशली जो अभी अमन एक्सरसाइजेज हैं गुज़श्ता कुछ सालों से चल रही हैं, उनके बारे में आप हमें गाइड करें। तो सर, मेरा पहला भी क्वेश्चन आपसे इसी से रिलेटेड होगा कि आप हमें इसके ओरिजिन के बारे में बताएं कि ये कब स्टार्ट हुई, इनका मकसद क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है और ये कैसे पाकिस्तान को हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, तो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तारीखी एतबार से। पहले हम देखें कि जो समंदर है वो 70% ऑफ द टोटल अर्थ का एक हिस्सा है और उसी तरीके से अल्लाह ताला ने वसाइल भी कि जो बांट है ऐसे ही रखी है और उसके साथ साथ जो अभी तजारत है वो भी समंदरी रास्तों से ही होती है। तो उसमें 80% तजारत दुनिया की वो सी पे होती है और पाकिस्तान की तकरीबन 90%। तो उस अहमियत के हवाले से जो समंदर हैं उन पे सेफ़ और सिक्योर समंदर का होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जो समंदरों पे हमारे शिप्स जो हैं जिन सी लेन्स के ऊपर चलते हैं, जैसे रोड्स होती हैं ज़मीन पे, तो सी लेन्स हैं सी के अंदर। तो उनकी हिफाज़त के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए और इसके अलावा जो समंदरों पे अभी कुदरती आफ़ात हैं, उसको भी देखने के लिए एक मरबूत निज़ाम की ज़रूरत होती है। तो उसमें जो तो समुद्री हदूद के साथ ममालिक लगते हैं, जिनको हम के मैरीटाइम नेशंस कहते हैं, जैसे पाकिस्तान है। तो वो तकरीबन आउट ऑफ 193 जो टोटल यूएन के कंट्रीज़ हैं, उनमें से 44 ऐसे हैं जिनको के समंदर नहीं लगता। बिल्कुल लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक कहलाते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। और दूसरे जो बाकी हैं उनको समंदर लगता है। तो इस पूरे सिस्टम को गवर्न करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी कन्वेंशन कहलाता है, यूएन क्लॉज 82, वो बनाया कि ताकि पूरी दुनिया को एक निज़ाम के तहत देखा जाए। अब उस निज़ाम में जो 40% हिस्सा है वो है जो कि समुद्री हदूद, जो कि इन मैरीटाइम नेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है या अमलदारी कह लें उसमें आता है। उसमें हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है और एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी। जैसे हमारा अभी 2,40,000 हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है और फिर आगे हमने तकरीबन 50 स्क्वायर किलोमीटर हमने और एक्सटेंडेड भी क्लेम किया, जो हमें मिल गया। तो इस एरिया की हम पहली मैरीटाइम नेशन है जिसने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन को एक्सटेंड किया। समंदरी हदूद में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर गवर्नेंस प्रोवाइड करना, सी के ऊपर ये देखना कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो। और एक और चीज़ होती है जिसको इनोसेंट पैसेज कहते हैं, कि जो वो शिप्स जो हमारे इलाके से गुजरते हैं, सो उनका राइट ऑफ पैसेज है, तो उसको भी हमें महफूज बनाना होता है। लेकिन 60% सी ऐसा है जिसके अंदर
किसी भी नेशन का गवर्नेंस नहीं है, जिसको हम हाई सीज कहते हैं। अब ज़ाहिर है उसमें से भी सी लेन्स गुजरती हैं, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक रीजनल लेवल पे एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म्स बनते हैं, जिसमें जो उन ममालिक के जिनके इनके साथ वाबस्ता होते हैं इंटरेस्ट्स, वो मिल के फिर उस एरियाज़ में सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो जो अमन का बैकग्राउंड भी यही है कि रीजनल एरियाज़ में हम मिल बैठ के उन तमाम ममालिक के साथ, जो कि इंटरनेशनल भी हैं और रीजनल भी हैं, वो सारे मिल बैठ के इस एरिया के अंदर जो मैरीटाइम से रिलेटेड चैलेंजेस हैं और जो फ्यूचर में आने वाले हैं, उन सब का इदराक करें, बैठ के बातचीत करें और उसके ऊपर हम सॉल्यूशंस लेके आएँ। तो ये तो इसका मकसद हो गया। और इस तरह के फोरम्स और भी हैं दुनिया में, अपने-अपने रीजन्स में ऐसे चलते हैं। तो पाकिस्तान चूँकि इस इलाके की सबसे देरीना आप कह लें और सबसे एक्सपर्ट नेवी है इसमें, तो हमने 2007 में ये पाकिस्तान नेवी ने इस चीज़ को महसूस किया कि हम भी एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, जिसमें सारे मिल बैठ के उस पे बातचीत किया करें। तो 2007 से ये अमन एक्सरसाइज़ का सिलसिला चल रहा है और ये हर 2 साल बाद होता है और अभी 8 सेशंस हो चुके हैं और 9वां सेशन इंशाल्लाह ये 7 से 11 फ़रवरी को होगा। तो ये टोटल उसका ठीक है सर। आपके सवाल का जवाब। अच्छा सर, ये कौन-कौन से कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो अमन 25 एक्सरसाइज़ेज़ हैं? और ये कैसे मैरीटाइम जो हमारे नेशंस हैं, जो पार्टिसिपेंट नेशंस हैं, उनमें मल्टीलैटरल कोऑपरेशंस को प्रमोट करते हैं? अच्छा, अब इसमें ममालिक तो तकरीबन सारे ही हम इनवाइट करते हैं। जो साउथ एशिया के हैं। अलावा साउथ एशिया के भी अच्छा, अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ साउथ एशिया ममालिक ही ठीक को है, किया जाए। समंदर जहाँ पे भी किसी का इंटरेस्ट होगा, वहाँ पे वो नेशन जाएगी। ठीक है, जैसे पाकिस्तान भी है। हमारा अगर इंटरेस्ट जैसे हमारा इंटरेस्ट अभी अ, अटलांटिक में अगर होता है, तो हमारे शिप्स वहाँ पे भी जाके ऑपरेट करेंगे। अभी जैसे बाबुल मंदब में हमारा ये हूतीज़ का बिल्कुल, सिलसिला बिल्कुल। शुरू हुआ, तो अब हमारे शिप्स वहाँ जाके ऑपरेट करते हैं और हमारी जो समुद्री तजारत है, जो तकरीबन 80 से 85 बिलियन डॉलर के करीब है, वो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे शिप्स जाते हैं। तो इसीलिए हमारे इलाके जिसको हम इंडियन ओशन कह लें, तो इंडियन ओशन में तो हमारा यकीनी तौर पे हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा अगर ईस्टर्न साइड पर जाएँ तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से भी हमारी तिजारत गुज़रती है, तो वो भी हमारा पॉइंट है। बाब अल मंदब से गुज़रती है, वो हमारा पॉइंट है। इसी तरीके से आगे जबल तारिक को जिब्राल्टर कहा जाता है, तो उससे जो हमारे शिप्स गुज़र के अगर साउथ अमेरिका की तरफ या कनाडा की तरफ जाते हैं, तो वो भी हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो उस हवाले से सारे ममालिक का जो तजारत से लिंक हैं, उन सब का एरिया ऑफ इंटरेस्ट तकरीबन सारे ही एरिया बन जाते हैं। तो उस हवाले से हम जब इनवाइट करते हैं तो हम तकरीबन 120 से ज़्यादा ममालिक की उसमें दावत होती है ठीक है, और जैसे अभी 60 से ज़्यादा ममालिक ने कंफर्म किया जो इसमें आएंगे, जिसमें बड़े-बड़े ममालिक हैं, अमेरिका है, अ, अ, बाकी ब्रिटिश हैं, फ्रेंच हैं, स्पेनिश हैं, इटालियंस हैं, तुर्की है। तो ये इसके अलावा ईस्टर्न साइड से चाइना है, हमारे आसियान के कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, तो ये सारे बड़े-बड़े ममालिक तकरीबन सभी उसमें आएँगे। ठीक है। अच्छा सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बताई थी कि अनलाइक द आर्मी, नेवल फ़ोर्सेस के पास ये एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कहीं पे भी जाके ऑपरेट कर सकते हैं। उनको ये अलाउ होता है कि वो पूरे सी में कहीं पे भी जा सकते हैं, पैसिफ़िक ओशन में जाना चाहें, अटलांटिक में जाना चाहें, जहाँ पे भी इंटरेस्ट है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी मेरे लिए और जो एक लेमैन है उसके लिए। अच्छा सर, इसके साथ-साथ आप मुझे ये बताएँ कि क्या अमन डायलॉग जो है ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी डिस्कस करता है? अमन जो हमारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं। पहले आपके जो पिछला सवाल है उसमें एक छोटी-सी और मैं एडिशन कर दूँ, वो ये है कि जैसे इसको फ़र्क को समझने के लिए कि लैंड पे जो सिक्योरिटी और सी के जी, अंदर है। जी। लैंड की सिक्योरिटी तो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है और हम किसी को अपने मुल्क में नहीं आने बिल्कुल देते। ऐसे ही है। जबकि सी की सिक्योरिटी ये है कि औरों ने आपके एरिया से गुज़रना है गुज़रना है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो उस हवाले से ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमें यूनाइटेड नेशंस के
जो यूएन क्लॉज 82 है उसके तहत हमें मैंडेट दिया गया है कि हमने ये सारा काम करना है। तो ये एक बड़ा बुनियादी सा फ़र्क है इसके अंदर। इसके अलावा हमारे एरिया में अगर सर्च एंड रेस्क्यू का कोई इशू बनता है तो वो भी हमें खुद देखना है, उसको हमें सर्च एंड रेस्क्यू प्रोवाइड करना होता है। तकरीबन अ, 840 किलोमीटर तक हमारी कोस्ट से समंदर की तरफ अगर कोई हादसा होता है तो ये हमारा काम है कि उसको सर्च करें, ऑपरेशन सर्च करें। करें और उसकी अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि ईरानी बोट्स हमारे एरिया में स्ट्रैंडेड होती हैं, वो कॉल देती हैं, फिर हम जाके उनको रेस्क्यू करते हैं, मछुआरों को भी। पिछले दिनों एक इंडियन बोट थी जो हमारे इलाके में इसी तरीके से उसका क्रू जो था उसने एसओएस कॉल दी और हमने जाके वहाँ पे उनको रेस्क्यू किया और बाइज़्ज़त उनको वापस पहुँचाया। तो यही काम फिर हमारे जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जुरिसडिक्शन में भी ऐसा ही आता है। ठीक है सर। अच्छा सर, और जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हाँ, पे। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। तो अगेन ये एक और डायमेंशन ये है कि अ, सिक्योरिटी जो ट्रेडिशनल तो ये है कि आपकी समुद्री हुदूद की हिफाज़त करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब समुद्री हुदूद की हिफाज़त इस तरह नहीं होती कि आपने वहाँ पे कोई पिलर्स लगे हुए हैं या इस तरीके से कि आपका इसमें कोई आ नहीं सकता। समुद्री हुदूद की हिफाज़त ये होता है कि उसके अंदर कोई अ, पॉल्यूशन ना करे, इल्लीगल एक्टिविटीज़ ना करे, ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स की आपने बात की। और ड्यूरिंग द वॉर ज़ाहिर है कि वो फिर वॉर ज़ोन्स डिक्लेयर हो जाते हैं, तो वॉर ज़ोन के अंदर कोई ना आए। तो वो तो एक जब वॉर होती है तो वो ट्रेडिशनल पहलू आ जाता है और दूसरा ये होता है ट्रेडिशनल के अंदर कि आपने दुश्मन मुल्क के इलाके में जाके भी लड़ना होता है। ठीक तो है। ये 2 पहलू उसके हो गए। लेकिन ओवरऑल जो 24/7 हमारा नेवी का काम है वो नॉन ट्रेडिशनल है। ठीक है। हमारी आप कह लें कि 80% हमारी एफर्ट जो नॉन नॉन ट्रेडिशनल पे ट्रेडिशनल है। लगती है और उसमें माहौलियाती आलूदगी के हिसाब से बहुत सारे मसाइल होते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग को देखना होता है, ह्यूमन स्मगलिंग को देखना होता है। इसके अलावा कोई हमारी हदूद में इलीगल एक्टिविटी और किसी भी किस्म की होती है, फ़िशिंग का आपको मैंने बताया। फिर माहौलियात के हवाले से हमें ये भी देखना होता है कि कोई अंडर सी कोई एक्टिविटी ना कर रहा हो। आप भी जैसे कि अंडर सी माइनिंग के ऊपर काफ़ी सिलसिले शुरू हो रहे हैं, तो वो कोई हमारे इलाके में बग़ैर परमिशन के ना करे बिकॉज़ हमारे जो सीज़ हैं इनके अंदर माशाल्लाह बहुत सारी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं और प्रेशियस मेटल्स हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा सर, गुज़श्ता कुछ 1 दहाई या डेढ़ दिहाई की बात अगर हम करें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हुई है और एआई की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है ये कुछ पिछले 5-10 साल में। तो सर ये कैसे मैरीटाइम अफ़ेयर्स को इम्पैक्ट करता है और अमन एक्सरसाइज़ क्या ऐसा लेआउट प्रोवाइड करती है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और एआई से जो ऑपरेटेड सिस्टम्स हैं, जो थ्रेट्स इवॉल्व हो रहे हैं मैरीटाइम अफ़ेयर्स को, उनको एड्रेस करने के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका बिकॉज़ ये इमर्जिंग चैलेंजेस में एक बहुत बिल्कुल ऐसे बड़ा ही है। एक इवेंट है हमारे डिस्कशंस में भी ये आएगा। जिस तरह अमन डायलॉग होगा उसमें तो डायलॉग के अंदर ये सारी चीज़ें हम लेके आएँगे। तो उसके हवाले से एआई यकीनी तौर पे टेक्नोलॉजी तो इंसानियत की बेहतरी के लिए आती है, लेकिन हमें पता है कि उसके डबल एज भी होता है, तो उसका जो गलत इस्तेमाल है उसको रोकना हमारा काम है। इसमें एआई से रिलेटेड हमारे जो 2-4 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो अंडर वाटर केबल्स हैं, ये एक अभी आजकल अभी बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है नेशंस का इसलिए कि जो हेवी डेटा फ्लो है, वो 99% इन केबल्स के थ्रू होता है। कम्युनिकेशन आप सैटेलाइट से कर सकते हैं लेकिन हैवी डाटा फ्लो नहीं कर सकते, वो बहुत कॉस्टली होता है। तो इसलिए जो नेशंस का आपस में डाटा फ्लो है इन्फॉर्मेशन का, वो सब इन्हीं अंडर सी केबल्स के थ्रू होता है। तो इनकी हिफाज़त एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल। इसी हवाले से दूसरी चीज़ है कि जो ऑटोनोमस बॉडीज़ अभी जो अनक्रू मैन्ड व्हीकल्स होते हैं जिसमें क्रू नहीं होता, वो भी अभी उनका यूज़ बढ़ रहा है। तो उस हवाले से जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है। तो ये एक एरिया है जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। उसको ये मैंडेट है कि वो इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है और इसकी इंटरप्रिटेशंस को भी वही फॉलो करवाते हैं।
तो इस पे भी काफ़ी काम हो रहा है और ये इस तरह के फ़ोरम्स के ऊपर जब हम बातचीत करते हैं तो इसमें रिकमेंडेशंस फ़ॉर्म करते हैं और वो फिर इन्हीं इदारों की तरफ जाती हैं जहाँ पे फिर एक कंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो ये आउटकम इंशाल्लाह इसका होगा। ठीक है सर। और सर अगर हम पर्टिकुलरली अमन एक्सरसाइज़ेज़ को देखें तो ये पाकिस्तान नेवी जो है, उसके इंटरनेशनल कोएलिशंस में रोल को कैसे एनहांस करता है? इससे पहले जब हमने अमन एक्सरसाइज का आगाज़ किया, तो इससे पहले जब 2001 में 9/11 हुआ, तो उसके बाद सी पे सिक्योरिटी के लिए सीएमएफ के नाम से कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का एक सिलसिला शुरू किया अमेरिका ने। तो उसमें पाकिस्तान 2004 में आया। हमने सिक्योरिटी जो टास्क फोर्स 150 उसमें हमने जॉइन किया, फिर 151 जो कि एंटी पायरेसी के लिए बनी उसमें जॉइन किया। तो हमारा तजुर्बा कोलैबोरेटिव मैकेनिज़्म से बहुत अच्छा हुआ और उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर अभी पाकिस्तान नेवी ने अपना एक रीजनल मैरीटाइम पेट्रोल के हिसाब से आरएमएसपी शुरू किया गया है और वो पेट्रोल्स भी ऑल अलोंग हर जगह किए जाते हैं। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है हमारे शिप्स वहाँ पे जाते हैं। तो इसमें भी एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज़्म डेवलप कर रहे हैं कि जो रीजनल नेवीज़ हैं वो आके हमारे साथ इस तरीके से जुड़ के रीजनल मैकेनिज़्म डेवलप करें। ठीक है सर। और सर अभी मुझे पता चला कि अमन डायलॉग जो अमन एक्सरसाइज़ेज़ जो 2025 की हैं, उनके साथ आप अमन डायलॉग भी स्टार्ट कर रहे हैं और इनका मकसद सर आप हमें थोड़ा गाइड कर दें कि क्या मकसद है और स्पेसिफ़िकली इस टाइम पे ही क्यों इनका इनॉग्रल किया जा रहा है? डायलॉग जो है पहले तो ये है कि जब 2007 में हमारा अमन कॉन्फ्रेंस जो अमन एक्सरसाइज शुरू हुई, तो इसके साथ-साथ फिर मैच्योरिटी आती गई। जैसे इसके साथ कॉन्फ्रेंस को भी अटैच किया, उसके बाद फिर स्पेशल फोर्सेस की को भी अटैच किया गया। इसमें एग्ज़िबिशन को ऐड किया। तो इसी तरीके से चलते-चलते अभी ये इस साल ये किया गया है कि इस साल इसको कॉन्फ्रेंस और एग्ज़िबिशन को अलहदा कर दिया गया और उसको इस साल के आखिर में करेंगे ठीक है। और इसके साथ डायलॉग को ऐड किया गया। अब डायलॉग और कॉन्फ्रेंस में फ़र्क ये है कि डायलॉग जो होता है वो अ, एक बड़ा कंक्लूसिव प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पे आप ओपन एंडेड बात नहीं करते बल्कि आप उसमें मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस भी देते हैं क्योंकि इसमें अ, जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ्स हैं, हेड ऑफ कोस्ट गार्ड्स हैं, वो सारे इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो प्रैक्टिशनर्स हैं। तो इसमें ज़्यादा स्पेस हम प्रैक्टिशनर्स को देंगे और कम हम एकेडेमिया को देंगे। तो उससे ये है कि एक बड़ा कंक्लूसिव आउटकम होगा और ये पहली दफ़ा इसलिए ऐड किया गया कि ताकि अब हम एक स्टेप आगे जाएँगे। ठीक है। फिर यहाँ से जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव रिकमेंडेशंस होंगी उनको हम एग्ज़िबिशन में ले जाएँगे ताकि वहाँ पे जो एग्ज़िबिटर्स हैं उनको पता चले कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए सजेशन क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी को आप लेके आएँ मार्केट में। सो दिस इज़ द ठीक एंटायर है। साइकिल। मेरा आपसे क्वेश्चन भी अगला यही था कि हम जो अमन डायलॉग अभी स्टार्ट होगा, इसका एजेंडा क्या होगा मेन? तो मेरे ख़्याल से आपने वो एड्रेस कर जी, दिया है। जी, इसका जैसे लोगो है जी, जी। कि सिक्योर सीज़ फॉर प्रॉस्पेरस फ्यूचर, तो बेसिकली इसी एम्बिट के अंदर जैसे मैंने कहा था कि इसके सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी 3 एस आप कह लें जिनके ऊपर हम बेस करेंगे और सिक्योरिटी इज़ फॉर द सी लेन्स सिक्योरिटी उस हवाले से होगी, सेफ्टी हमारी है कि जितने भी इन एरियाज़ में एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सेफ़ तरीके से हों। और जो सस्टेनेबिलिटी है उसका ताल्लुक ज़ाहिर है अभी ब्लू इकॉनमी हमारे एम्बेड में भी आ गई है। तो हर वो काम उस तरीके से करें कि जो कि फ्यूचर के लिए हम सस्टेन कर सकें उसका ग्रीन हाउसेस का जो एक फुटप्रिंट है नेगेटिव वो नहीं आना चाहिए और इकोसिस्टम को हम प्रिजर्व करके रखें। तो इसमें एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट आ रहा है। तो हर नेशन को अभी बड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट करना पड़ेगा। आप ये कह लें कि जितना आप इस्तेमाल करें उतना आपका रिसोर्स को ग्रो भी करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें जो है ना उनके लिए आप इसको सस्टेन कर सकें। अच्छा सर, आपने ब्लू इकॉनमी की बात की और हमारी जो ऑडियंस है वो मोस्टली सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं, तो उनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है इस तरह के टॉपिक्स में। तो आप ये हमें काइंडली गाइड करें कि अमन डायलॉग जो है और जो अमन एक्सरसाइजेज़ हैं, ये ब्लू इकॉनमी की जो इम्पोर्टेंस है उसको कैसे हाईलाइट ये तकरीबन 1972 के करीब एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के नाम से पहली दफ़ा
इस चीज़ का इदराक हुआ कि जैसे-जैसे अब हमारी आबादी बढ़ रही है, तो वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसमें वसाइल ह्यूमैनिटी के लिए तो इस्तेमाल होते हैं बेटरमेंट के लिए, लेकिन उनको तजारती हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आने लगा कि शायद ये अब बहुत सारी चीज़ें कहीं दुनिया से गायब ना हो जाएँ। जिसमें कुछ जैसे सी पे हम बात करते हैं तो कुछ फ़िश ऐसी है जो कि ओवर फ़िशिंग कर दी गई, तो वो एक्सटिंक्ट हो गई। हुँ, इस हवाले से फिर ये बातचीत आगे बढ़ती गई। पहले मिलेनियम गोल्स की बात की गई, फिर बीच में रियो कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद चलते रहे, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई। फिर उसके बाद अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए हैं, साथ ही पेरिस एग्रीमेंट आ गया, तो ये एक फ्रेमवर्क्स चलता जाता रहा और बनता रहा। तो अब ये है कि जो ब्लू इकॉनमी है, जो कि उसके इन्वेंटर हैं क्रिस्टियन ब्यूगर्स, जो इन्होंने ये बात की थी, तो वो ये था कि यही 3 पिलर्स थे उसके, कि आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से वसाइल का इस्तेमाल करें, इकोसिस्टम को ख़राब ना करें, सी को पोल्यूट ना करें, और जो है एनवायरनमेंट भी है उसके अंदर भी आपका फुटप्रिंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इन 4 पिलर्स के ऊपर अगर आप अपनी मैरीटाइम इकोनॉमी को इस पे लेके आएँगे तो वो दैट विल बी ब्लू इकोनॉमी। ठीक है। और यही चीज़ जो है अगर आप उसको लैंड पे ले आएँ तो ग्रीन इकोनॉमी हो जाएगी। सो कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट। लेकिन उसको इस तरीके से डिवाइड करके हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, और अमन डायलॉग कैसे इसकी इम्पोर्टेंस को सर हाइलाइट करेगा अगर हम बात करें, जो डिफरेंट कंट्रीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, तो क्या इसमें रोल अमन डायलॉग क्या प्ले करेगा, पॉजिटिव रोल? जी, अभी जैसे मैं अ कॉप 29 अभी हुआ, जी, बिल्कुल। तो उसमें पार्टिसिपेशन की हमने, नीमा की तरफ से भी 2 पेपर्स हमने वहाँ पे पढ़े। तो वहाँ पे बहुत सारे नॉलेज शेयरिंग हुई जिसके अंदर के ब्लू इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी पे बात की गई, जिसमें कि अ, ऐसे अभी बायोफ्यूल्स आ रहे हैं जो शिप के लिए इस्तेमाल किए जाएँगे, जिनका फुटप्रिंट सल्फर का वो 0.5 से ज़्यादा नहीं होगा, जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लेजिस्लेशन हो रही हैं जो कि यूएन के बैनर तले है। उसको मार्पोल कन्वेंशंस कहलाती हैं। तो वो मार्पोल एनेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी तक इश्यू हो चुके हैं, जो डिफरेंट कंट्रोल करती हैं रिजीम्स को। अब शिप्स के इंजन्स हैं उनकी भी उसके ऊपर बहुत काम हो रहा है कि उसके अंदर भी एफिशिएंसी को ज़्यादा लाया जाए, और उसका फिर शिप से जो सी पे पॉल्यूशन की जाती थी वो भी ख़त्म की जा रही है। तो इस तरह बहुत सारे इक़दामात हो रहे हैं। ये तो सिर्फ़ इस हवाले से है, लेकिन अगर आप अब जैसे हमारे टर्टल्स हैं, बिल्कुल, अब टर्टल्स भी इनएडवर्टेंटली नेट में फँस जाते हैं और उनकी ज़ाया होती है बिल्कुल ये ऐसे ही। ब्रीड। तो उसके लिए टेड के नाम से टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइसेस के एक आ रहे हैं जो कि नेट के साथ लगाए जाते हैं ताकि टर्टल नेट में आए ही नहीं, ठीक है? इसी तरीके से ऐसे नेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जिसमें कि आपके जुवेनाइल फिश जो है ना वो नहीं आनी चाहिए, तो उसका एक प्रॉपर साइज़ दे दिया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नीक्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आ रही हैं ब्लू इकोनॉमी को अपबीट करने के लिए। तो बेसिकली 2 एरियाज़ में हम देखते हैं, एक उसकी एडॉप्शन टेक्नोलॉजी आप कह लें कि एडैप्टेशन जो की जाती है, और एक मिटिगेशन है। तो जो एडैप्टेशन है उसके अंदर तो ममालिक अपनी-अपनी पॉलिसीज़ बना के उसके ऊपर एडैप्ट कर सकते हैं, जैसे कि वन टाइम यूज़ प्लास्टिक है हमारा, उसको ख़त्म करना चाहिए बिकॉज़ ये सी में बहुत ज़्यादा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये हमारी फ़िश के लिए एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। और फिर ये बहुत अरसे बाद डिग्रेड होता है, फिर ये हमारी जो सप्लाई चेन है फूड की उसमें आ जाता है, और इट इज़ क्रिएटिंग कैंसर। स्पेशली बच्चों के अंदर अभी जो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहे हैं, वो इन्हीं चीज़ों से आ रहे हैं। तो हमें चाहे वो लैंड पे हम उसको बरी करें, चाहे सी पे फेंकें, दोनों केसेज़ में उतना ही हार्मफुल है ये। तो बायोडिग्रेडेड मटेरियल्स जो है ना उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो आपको वो नॉलेज, वो चीज़ें पता चलती हैं कि हाउ द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड। तो हमें भी एक मैरीटाइम नेशन के तौर पे उन्हीं चीज़ों को जिनको हम बेस्ट प्रैक्टिसेस कहलाती हैं, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए, और इस तरह के फोरम्स के ऊपर हमें एक दूसरे के साथ मिल के बहुत सारा नॉलेज मिलता है और वे फॉरवर्ड हम देखते हैं।
अच्छा सर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की अगर बात करें, पीस बिल्डिंग की बात करें अमंग नेशंस, और अब आपको जैसे पता है कि बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, इवन हुतीस की आपने खुद बात की, तो अमन डायलॉग इसके हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन करेगा? नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से जैसे मैंने कहा ना, आईएमओ के अंडर बहुत सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स चल रहे हैं। उसमें मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी एक सेगमेंट होता है कि हर मुल्क ने अपने-अपने इलाके में सर्विलेंस सिस्टम्स लगाए हुए हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर आप पार्ट बन जाते हैं रीजनल डोमेन अवेयरनेस का या एक वर्ल्ड ओवर एक ग्लोबल डोमेन अवेयरनेस का, तो सी के ऊपर जितने भी जराइम हो रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर के हवाले से, या स्मगलिंग का इशू चल रहा है, या कोई ग्रे शिपिंग चल रही है, तो वो सब के सब आइडेंटिफाई हो जाते हैं ओके। और वो इस सिस्टम में नज़र आ रहे होते हैं कि ये यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो उनको फिर आप डिनाई करते हैं अपनी पोर्ट्स भी, और प्लस उनके ऊपर अगर आपने कोई कंक्लूसिव एक्शन लेना होता है तो वो अंडर ग्लोबल मैकेनिज्म फिर आप उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेते हैं। जैसे कई दफ़ा हमारे जो शिप अभी टास्क फोर्स 151 के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं, तो नारकोटिक्स उन्होंने कई दफ़ा पकड़ी। तो वो हमारे एरिया से बाहर होता है, लेकिन एक ग्लोबल मैकेनिज़्म के तहत जब हम काम करते हैं अंडर टास्क फोर्स 151 या 150 के, तो उसमें मैंडेटेड है हम फ्रॉम द यूएन साइड कि हम उस तरह के एक्शंस ले सकते हैं। तो ये कलेक्टिव मैकेनिज़म्स में हमारी इफ़ेक्टिवनेस एज़ ए मैरीटाइम नेशन बहुत बढ़ जाती है। सर, ये जो अमन डायलॉग है या अमन एक्सरसाइज हैं, इससे पाकिस्तान नेवी के रोल को भी कोई स्ट्रेंथ मिलती है, अगर हम रीजनल या ग्लोबल लेवल पे बात करें? जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे टैकल करते हैं कि एक टर्म यूज़ की जाती है मैरीटाइम डिप्लोमेसी। बिल्कुल। अब मैरीटाइम डिप्लोमेसी जो है वो हमारी नेशनल डिप्लोमेसी का बड़ा एक्टिव पार्ट। तो जैसे मैंने कहा कि शिप कहीं पे भी जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसी हवाले से शिप हमारे कहीं पे भी कोई कुदरती आफात आती हैं, कोई मसला होता है, तो हमारे शिप्स हमेशा वहाँ पे पहुँचते हैं। टर्की में ज़ल्ज़ला आया तो यहाँ से हमने जो सी के थ्रू हमने यहाँ से बहुत सारा सामान भेजा गुडविल के तौर पे। अफ्रीकन कोस्ट पे हमारे बहुत सारे ऐसे जहाँ पे कैद साली का खदशा होता है तो हमारे शिप्स जाते हैं, वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगते हैं, वहाँ पे हमारे यहाँ से राइस और बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं। तो जिस तरह श्रीलंका में आपको याद होगा जब ये सुनामी आया था तो वहाँ पे बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। शिप्स थे, तो हमारे शिप्स ने बहुत सारी वहाँ पे इमदाद फराहम की। अ अ, उसमें भी हमारे शिप्स को फिर फ्रेंच जो फ्रांस है उन्होंने हमें 2 अफ़सरों को हमारे उन्होंने मेडल्स भी दिए। तो ये एक ऐसा किरदार है मैरीटाइम डिप्लोमेसी का, जैसे अभी जैसे हम कह रहे हैं कि 60 से ऊपर ममालिक आएँगे, लेकिन ये ममालिक वो हैं जो शायद एक-दूसरे को देखने के भी रवादार नहीं, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की वजह से ये यहाँ पे आके बैठने को तैयार है। तो ये हमारा बहुत बड़ा नेवी का तो ज़ाहिर है इसमें इमेज बनता ही बनता है, मुल्क का बहुत बड़ा इमेज बनता है कि वो मुल्क इस काबिल है कि जिसको शायद हमारे कुछ ईस्टर्न साइड के ममालिक कहते हैं कि आइसोलेट कर दिया। लेकिन यहाँ आप खुद देखेंगे इसमें आइसोलेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। इतने ज़्यादा ममालिक आ रहे हैं और वो सारे आके हमारे साथ मिल बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक इमेज बिल्डिंग भी होता है। ठीक है। सर, हम इसमें ये मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था, आपने अभी बात की, तो हम इसमें इंडिया को भी इनवाइट करते हैं, और क्या कभी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, या हमने उनके किसी इस तरह के फोरम में पार्टिसिपेट किया कभी? अच्छा, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कुछ इंटरनेशनल फ़ोरम्स हैं जिसके ऊपर दोनों ही हम पार्टिसिपेट करते हैं। डब्ल्यूपीएनएस है, आयोन्स का एक है सेटअप है, बाकी गर्ल डायलॉग होता है, तो वहाँ पे ममालिक से जाते हैं। लेकिन शायद हमारे ये एक फ़ैसला है जो कि मेरा ख़्याल है इसके जेनेसिस पॉलिटिकल ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि रीजनल पावर होने के नाते जैसे कि वो अपने आप को प्रोपेगेट करते हैं, तो और वो ये भी कहते हैं कि जी नेबर्स फर्स्ट। तो अब अगर उसको आप प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे नेबर फर्स्ट है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर का जो इशू है, उसके साथ पाकिस्तान का बहुत जो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यूएन की रेज़ोल्यूशंस के अगेंस्ट उन्होंने वहाँ पे अपने आर्टिकल्स लगा दिए।
उनकी सॉवरेनिटी को उन्होंने डैमेज किया। बिल्कुल। आगे चलते हैं तो उनका चाइना के साथ प्रॉब्लम है, डोकलाम का एरिया इश्यू चल रहा है। आगे चले तो नेपाल का है, भूटान का है, नीचे बांग्लादेश के साथ उनके प्रॉब्लम्स हैं, टेरिटोरियल इश्यूज भी हैं। नीचे अब आप आएंगे तो अ, श्रीलंका है, मालदीव्स है। तो ले दे के जो दो छोटे छोटे आइलैंड है, सेशेल है और एक और है, इसके अलावा बाकी जो बड़े ममालिक हैं इनके साथ तो इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सार्क को भी इन्होंने देखें हॉस्टेज कर दिया, उसकी आगे नहीं चलने दे। तो बिल्कुल ऐसे ही। रीजनल कनेक्टिविटी और रीजनल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर आप खुद नहीं आगे आएंगे तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है कि उनको इस तरीके से बुलाए। क्रिकेट डिप्लोमेसी में आप देख लें, जैसे उन्होंने इसके क्रिकेट को अभी उन्होंने एक पॉलिटिकल इशू बना दिया है। बिल्कुल ऐसे, तो ये बिल्कुल। सारी चीज़ें जब हम देखते हैं एज ए सॉवरन स्टेट, एज ए पाकिस्तान, तो ये हमारे ओवरऑल इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है कि हम उनसे इस कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेट करें इस एरिया में। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो हमारी अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने अपने एरियाज़ की, वो हम एक दूसरे की उस एरिया में कोलैबोरेट ज़रूर करते हैं। अगर हमारी सी लेन्स उनके सामने से गुजरती हैं इलाके से तो वो उसमें हिफाजत देते हैं हमें, और उनकी जब हमारे इधर से गुजरती हैं तो हम उनको हिफाजत देते हैं। तो इंटरनेशनल मैकेनिज़म्स में हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सर, ये जो आपने अभी एक इनिशिएटिव लिया है अमन डायलॉग का, तो ये अमन एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं उनको कैसे कम्प्लीमेंट करेगा और फ्यूचर में कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? देखिए, अमन डायलॉग का तो जैसे मैंने कहा ना कि पहले जो नेवल चीफ्स आते थे, वो कम थे और वो उनको प्लेटफ़ॉर्म मुहैया नहीं था कि वो बात कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें नेवी के जितने सी फेरर्स हैं और जो नेशंस हैं, उनके जो चीफ़ हैं, वो आके यहाँ पे उन मसाइल पे बात करेंगे जो उनको सी पे दरपेश हैं। तो ये फ्रंट एंड स्टेक होल्डर्स हैं। तो जब ये प्रॉब्लम्स आ गए, तो फिर हमने एकेडेमिया को इसके साथ ऐड अप किया, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो जो समझते हैं कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो इस पे काम कर रहे हैं। तो और जिन्होंने ऑलरेडी यूएन के अंडर बहुत सारे काम किए हुए हैं, वो अपने सॉल्यूशंस लेके, इनके प्रॉब्लम्स को लेके, फिर हम उसके ऊपर जब एक जॉइंट डिक्लेरेशन आता है तो वो एक आउटकम होती है उसकी। ठीक है। वो आउटकम, जैसे मैंने कहा कि अगर उसको हमने पॉलिसी डोमेन में लेके जाना है तो ये पॉलिसी डोमेन में चला गया। जो अगर उसमें से ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को हमने मॉडिफाई करना है तो वो हम खुद करेंगे उन नेशंस के साथ मिलके। लेकिन अगर इसमें कोई टेक्नोलॉजी को लेके आना है उसको मिटिगेट करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी फिर इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के साथ अटैच हो जाएगी। तो हर वो चीज़ जो कि इसमें आएगी उसका एक प्रोडक्टिव एंड बनेगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। हर 2 साल के बाद तो ज़ाहिर है उसमें से पॉजिटिविटी ऐड होती जाएगी मैरीटाइम डोमेन में। ठीक है सर। सर, बहुत से मैंने आपसे क्वेश्चंस करने थे जो कि आपने खुद ही एड्रेस कर दिए। अब सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि यूथ क्या रोल प्ले कर सकती है अमन डायलॉग को प्रमोट करने में, या मैरीटाइम अफेयर्स को अगर देखा जाए, या हम आपने जैसे बात की थी कि प्लास्टिक जो पोल्यूशन है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो यूथ हमारी क्या रोल प्ले कर सकती है कि जो हमारे नेवी को हेल्प आउट कर सके, या पाकिस्तान का जो मैरीटाइम अफेयर्स हैं उनको हेल्प कर सके? यूथ के लिए 2-3 एरियाज़ में आइडेंटिफ़ाई करूँगा। एक तो ये है कि तो हम उस तरीके से मैरीटाइम नेशन की सोच नहीं ला सके कि ताकि हम अपने इस पोटेंशियल को इस्तेमाल करें और इसको फिर हम अपनी उतना इकोनॉमिकली स्ट्रांग बने कि हमारी जो नेशनल इकोनॉमी पे इस वक्त स्ट्रेस आया हुआ है, वो इससे दूर होगा। वजह देखें, अभी हमारा जो मैरीटाइम पोटेंशियल है वो तकरीबन 100 बिलियन का एस्टिमेटेड है। लेकिन इमीडिएटली अगर 2 से 3 साल का हम एक प्रोग्राम बना लें तो लामहला मैं ये कहने में अकबरजानी हूँ कि 20 से 25 बिलियन हम लोग ऐड कर सकते हैं अपनी इकॉनमी में। और उसकी कुछ मिसालें अभी सामने आ भी गई हैं, जैसे अभी अ, मुज़फ़्फ़रगढ़ में जैसे श्रिम्प फार्मिंग का शुरू हुआ, तो आप देखें श्रिम्प फार्मिंग अभी फर्स्ट एक्सपोर्ट हो गया है। तो अगर आप इसमें और आगे चलेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें श्रिम्प फार्मिंग में पोटेंशियल, तकरीबन 6 बिलियन तो आप वैसे ही ला सकते हैं। और ये वो ज़मीन है जो कि ज़राअत के काबिल नहीं है, आपकी सेम थोर वाली ज़मीन है, तो इसमें तो बहुत बड़ा आपका 22% तकरीबन आपकी जो ना सेम थोर वाली ज़मीन है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमें ये है कि यूथ को ये कहना है कि आप भी इस तरह की स्टडीज़ में आएँ, अपने आप को लेके आएँ ताकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम प्रमोट करें। इस वक्त हमारे पास
जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं मैरीटाइम से रिलेटेड बहुत कम है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है, जैसे ब्लू इकोनॉमी की हमने बात की, तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे कि एज़ ए इंडिविजुअल हम खुद अपने से स्टार्ट लें कि हम घरों में प्लास्टिक यूज़ कम करना शुरू करें, और स्पेशली जो कि वन टाइम यूज़ वाला। रीयूजेबल का इतना नुकसान नहीं है, वन टाइम यूज़ का, जो कि 60% ऑफ द टोटल गार्बेज है हमारा। तो इसको बाकी ममालिक ने भी ऐसा कर दिया, बड़े-बड़े होटल्स में इधर भी शुरू हो चुका है। इस यूनिवर्सिटी में आप देखिए कि वेरी यूनिवर्सिटी में भी आपको खाली नज़र आएगा। हमारे पास भी, हमने भी जो है ना यहाँ से अभी बॉटलें और ये चीज़ें सारी ख़त्म कर दी हैं। रीयूजेबल हमने रखे हुए सिलसिले। तो इस तरीके से इसको देखें। और लास्ट आई वुड से कि ज़रूर इन प्रोजेक्ट्स के बारे में तहकीक करें, अवेयरनेस लेके आएँ ताकि हम पॉलिसी के अंदर इनको लेके आ सकें। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी ये आपके साथ हमारी, और थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। होपफुली हमारे जो सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं और इसके अलावा भी जितने भी हमारी ऑडियंस है उनके लिए ये डिस्कशन हेल्पफुल साबित होगी। व्यूअर्स, ये था आज की हमारी डिस्कशन, और होपफुली आपको हमारा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक एस्पायरिंग राइटर हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स पब्लिश हों, तो डू विजिट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।